नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े और सबसे बड़ी खबर अमेरिका से है। डोनाल्ड ट्रंप युद्ध के 24 दिन बाद 1 मार्च को बताना शुरू किया था कि हमने अपना मकसद पूरा कर लिया है। ईरान में सब कुछ तबाह कर दिया, कुछ भी नहीं बचा है। आज 24 दिन बाद ये खबर आ रही है वहां से कि ट्रंप ईरान से फोन पर बात करना चाहते हैं, डायरेक्ट बात करना चाहते हैं और इस बातचीत के लिए जुगाड़ लगा रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि बातचीत करना चाह रहे हैं, फोन लगा दिए और उधर ईरान में इंतजार कर रहे हैं लोग कि ट्रंप साहब का फोन आएगा और हम फोन उठा करके बोलेंगे जी साहब, जी हुजूर। ऐसा नहीं, हर जगह पर 56 इंच वाले लोग नहीं है ना, वहां 36 इंच 42 इंच वाले हैं, लेकिन इंतजार नहीं करते कि आका फोन करो और हम तत्काल 90 डिग्री हो जाएंगे ना। वहां बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है, यानी ईरान में ट्रंप से बातचीत करने के लिए कोई तैयार नहीं है। ट्रंप बातचीत नहीं करना चाहते, वो रहम की भीख मांगना चाहते हैं। रहम की भीख ही कहूंगा, अगर दुनिया का सर्वशक्तिमान व्यक्ति जिसके बहसू होने की कोई लिमिट ना हो, इतना बहसू है वो कि उसकी कोई लिमिट नहीं है, वो आदमी सीज फायर के लिए बातचीत करना चाहता है, तो इससे बड़ा सरेंडर, इससे बड़ा अपमान और कुछ भी नहीं हो सकता। बातचीत नहीं हो पा रही, इसके लिए उसका एक परम मित्र है तुर्की, है इस्लामिक देशों में और प्रमुख राष्ट्र है तुर्की, लेकिन तुर्की और अमेरिका के संबंध बहुत प्रगाढ़ हैं। आज से नहीं, जमाने से, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से कितने प्रगाढ़ हैं इसका अंदाजा आप लगाइए कि जब क्यूबा संकट पैदा हुआ था 1962 में, तो क्यूबा संकट पैदा होने के पीछे की वजह तुर्की था, क्योंकि अमेरिका ने तुर्की में न्यूक्लियर मिसाइलें तैनात कर दी थी। उसी का जवाब दिया था रूस ने क्यूबा में न्यूक्लियर मिसाइल तैनात करके, और फिर वो क्यूबा संकट पैदा हुआ, जिसमें जाकर के बाद में फोन आया अमेरिका से, खुश्चेव को फोन आया कैनेडी का, और कुल मिलाकर के बाद में ये तुर्की से उसने मिसाइल हटाई और क्यूबा से रूस ने हटाई। तो टर्की इतना करीबी है, टर्की को भी ड्यूटी पर लगाया है। टर्की के विदेश मंत्री ने पिछली रात में कई जो है राष्ट्राध्यक्षों से बातचीत की है, ईरान समेत। लेकिन उससे भी ज्यादा जिस आदमी को इस काम पर लगाया है वो है दामाद जी, यानी कुशनर, ट्रंप के दामाद। उससे कहा है कि जाओ जुगाड़ करो बातचीत करने के लिए। लेकिन ईरान है, अब वो एक कदम पीछे नहीं खींच रहा। आईआरजीसी ने 6 शर्तें रखी हैं और कमांडर जो आईआरजीसी का है उसने ट्रंप की खिल्ली उड़ाई है। जब वो बातचीत करने के लिए बेताब है ट्रंप, तो आईआरजीसी का कमांडर उसकी खिल्ली उड़ा रहा है। पिछली बार कितनी शर्तें रखी थी? 3 शर्तें थी। इस बार शर्त 6 कर दी है। आपको एक एक शर्त बताएंगे। मतलब सोचिए, अब युद्ध सोचिए कि किसके पक्ष में जा रहा है। यहीं पर कहते हैं कि उसके पीछे मोरल विक्ट्री किसकी हो रही है। आज से 10 दिन पहले 3 शर्त रखा था कि जो सीज फायर करेंगे, 3 शर्तें हैं। 10 दिन बाद मिटा हुआ बर्बाद तबाह ईरान 6 शर्त रख रहा है, तो दुनिया समझ जाए कि युद्ध किस दिशा में जा रहा है। भाव को लाइए, जरा जोड़िए, फिर चलते हैं इस पर एक एक करके, एक एक हिस्से को समझते हैं। स्वागत है भैया। हेडलाइन लाइए, पहली हेडलाइन लाइए। रिपोर्ट, ईरान से सीज फायर वार्ता करना चाहते हैं ट्रंप। ईरान की शर्त, पहले मुआवजा दो, आगे हमला नहीं होगा, इसकी गारंटी भी चाहिए। यहां पर सिर्फ 2 आपको दिख रहा है। इस 2 से तगड़ी तगड़ी, मतलब एक के बाद दूसरी शर्त ऐसी है कि पहले पूरा करने में ट्रंप के पसीने छूट जाए, दूसरा कहां सोच पाएंगे। और सीज फायर वार्ता कौन करना चाहता है? ट्रंप, साफ लिखा है। जरा भीतर की खबर पे आइए, भीतर खबर पे आइए, लाइए फटाफट लाइए। डोनाल्ड ट्रंप की टीम ईरान के साथ सीज फायर पर बात करना चाहते हैं। इस काम में ट्रंप के सलाहकार जेरेड कुशनर, यहां सलाहकार लिखा है, बेसिकली लिखना चाहिए दामाद, जेरेड कुशनर और स्टीव बिटकॉफ भी लगे हुए हैं। यह जानकारी एक्सियोस
न्यूज ने दी है। मतलब ये जानकारी हमारे यहाँ की मीडिया की ने एक्सियोस की है। हालांकि ईरान ने बातचीत के लिए शर्त रखी है कि पहले जंग रोकी जाए और उससे हुए नुकसान का मुआवजा दिया जाए। ईरान का यह भी कहना है कि भविष्य में उस पर फिर से हमला नहीं होगा, इसकी पक्की गारंटी मिले। ये तीन वो लिखा है जो पहली बार में शर्त रखी थी उसने। दूसरी तरफ ट्रंप ने साफ कर दिया है कि वे अभी ईरान की शर्तें मानने के लिए तैयार नहीं है, खासकर मुआवजे की मांग को। अमेरिका और ईरान के बीच सीधी बातचीत फिलहाल नहीं हो रही है, लेकिन मिस्र, कतर और ब्रिटेन जैसे देश मध्यस्थ का रोल निभा रहे हैं। मिस्र, कतर, ब्रिटेन लिखा है, इसमें टर्की भी जोड़िए। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपना मिसाइल प्रोग्राम कुछ समय के लिए बंद कर दे। कुछ समय के लिए, ये 5 साल कह रहा है कि 5 साल के लिए अपना मिसाइल प्रोग्राम रोक दो, यूरेनियम इनरिचमेंट रोक दे और अपने परमाणु ठिकानों को भी बंद कर दे। इसके अलावा ईरान हिजबुल्लाह और हमास को पैसे देना भी बंद कर दे। ये ईरान की चाहत है, ये चाहत है, शर्त नहीं, चाहत है। अब जरा ये इसके बाद टर्की वाली खबर लाइए, फिर चलेंगे पहले सवाल पर। लाइए अगली। ईरान अमेरिका युद्ध में कूदा तुर्की, कई देशों को घुमाया फोन, क्या बनेगी बात। कूदा तुर्की से लग रहा है कि हथियार मिसाइल लेकर कूदा होगा, नहीं। जरा भीतर चलिए खबर के। तुर्की के एक राजनयिक सूत्र ने रविवार को बताया कि तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध को खत्म करने के उपायों पर ईरान और मिस्र के अपने समकक्षों के साथ साथ अमेरिकी अधिकारियों और यूरोपीय संघ के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की है। इस बातचीत का देखिए लेवल। मिस्र, जिसको कहा था कि मिस्र, कतर और वो लगे हुए हैं, ब्रिटेन लगे हैं मध्यस्थता में, तो जो है इसमें मिस्र से भी बात हो रही है, ईयू से भी बात हो रही है और अमेरिका के अधिकारियों से भी बात हो रही है। फिदान ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची, मिस्र के विदेश मंत्री बदर अब्देलाती और यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख काजा कल्लास और अमेरिकी अधिकारियों के साथ अलग अलग फोन पर बातचीत की। हालांकि उन्होंने इस बारे में और अधिक विस्तार से जानकारी नहीं दी। अब ये दो हिस्सा हो गया, हम आगे शर्त एक एक शर्त, क्योंकि शर्त डिस्कस करना बहुत महत्वपूर्ण है कि किस शर्त में कितना गला फंसेगा अमेरिका का। अभी इसको हटा दीजिए, पहला इसी पर सवाल ये है कि ये युद्ध शुरू किसने किया था। ट्रंप ने किया था, ट्रंप और नेतन्याहू ने। भाव इस युद्ध को शुरू करने में तुलसी गेबार्ड को हमने सुनवा दिया था। तुलसी गेबार्ड ने और सबने बेसिकली कांग्रेस के सामने उनके पसीने तो छूटे, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने ट्रंप को फंसा दिया कि ये हमारे इनपुट पर नहीं है, ये ट्रंप का निर्णय था, ट्रंप का एक तरफा और अपना निर्णय था। बिल्कुल, ट्रंप ने भी इस बारे में कहा है। ट्रंप ने शुरू में ही बताया था कि ये युद्ध 3 लोगों की सलाह पर उन्होंने शुरू किया। 3 लोगों ने बताया था कि बहुत बड़ा खतरा है। ये 3 कौन थे? प्रॉपर्टी डीलर कुशनर, प्रॉपर्टी डीलर बिटकॉफ, जिसको कहते हैं वो सलाहकार हैं लेकिन दामाद है वो प्रॉपर्टी डीलर है, वो कुशनर, बिटकॉफ। ये दोनों को साफ कहा था ट्रंप ने कि इन दोनों की सलाह पे, क्योंकि यही जिनेवा में वार्ता करने भी गए थे कुशनर और बिटकॉफ। ये अद्भुत है अमेरिका के लिए भी दौर कि दामाद ही वो एप्स्टीन के घर भी जाता है, दामाद ही ईरान से भी बात करने जाता है। तो बिटकॉफ, कुशनर और जो ऑफिशियल मतलब अथॉरिटी वाले लोग हैं उनमें से मात्र एक व्यक्ति का नाम था युद्ध शुरू करवाने में, रूबियो, जो विदेश मंत्री, मार्को रूबियो, वो विदेश मंत्री। ये 3 लोग थे। क्या इसीलिए ये ट्रंप जो है, क्योंकि ट्रंप कितना मेंटली अनस्टेबल व्यक्ति है, आप तो देखे हैं उसके बयान देखिए। कल तो अमेरिका में अमेरिका के एक सीनेटर ने और रिपब्लिकन इसकी पार्टी के सीनेटर का बयान मैंने दिखाया था पोस्ट, उसने कहा कि इस ट्रंप की मानसिक अस्थिरता अब सिर्फ अमेरिका नहीं पूरी दुनिया के लिए खतरा है। किसी के पार्टी का सांसद, तो वो मानसिक अस्थिर व्यक्ति परेशान होकर के कहीं घर में तो ऐसा नहीं कहा दामाद को बुला करके कि जाओ बातचीत का जुगाड़ तुम ही करो, हमसे बात नहीं कर रहा, जाओ तुम ही जुगाड़ करो। और अब ये अगर ये खबरें अब इंटरनेशनल लेवल पे आ रही और एक्सियोस की रिपोर्ट है, ये एक्सियोस ये कह रहा है कि ट्रंप इस जुगाड़ में लगे हैं कि बातचीत हो जाए और कईयों को लगा रखे हैं। तो ये युद्ध की आज की क्या स्थिति दिख रही है इसमें बिल्कुल स्पष्ट।
देखिए आशीष भाई, हम बार बार कह रहे थे, हम युद्ध के चौथे या पांचवें दिन से हमने कहा कि अमेरिका सिर्फ एग्जिट चाहेगा आने वाले समय में। जो आकलन इन्होंने ईरान का बहुत गलत किया, और जब आप अपने शत्रुओं को कमजोर समझते हैं, वो आपकी पराजय की पहली सीढ़ी होती है। कितना भी कमजोर क्यों ना हो आपका शत्रु, आपको उसको अपने बराबर का तोल के ही आकलन करना होता है। आपने उसको कमजोर समझा, और फिर आपने सही कहा कि कौन कौन एडवाइजर है। एडवाइजर तो ये नाम के है, चाहे विदेश मंत्री हो या चाहे दामाद हो या दूसरे प्रॉपर्टी डीलर हो, ये सब लोगों ने कहा, या हो सकता है उनके नाम का यूज कर रहा हो। ये बेसिकली इसराइल ने इनको इस युद्ध में खींचा। इसराइल ने क्यों खींचा, ये सबको पता है कि ट्रम्प क्या क्या इसराइल के पास पड़ा हुआ है, क्यों ट्रम्प ब्लैकमेल होता है। तो ये युद्ध में चले गए, और पहले दूसरे तीसरे दिन से ही उनको समझ में आ गया कि युद्ध अपने हाथ में नहीं है। तभी से ये लगातार प्रयास कर रहे हैं। ये प्रयास पहली बार नहीं है, ये कई जगह से पहले, इसके पहले आपने बता दिया कि पाकिस्तान और रशिया को भी पिछले सप्ताह भी इन्होंने प्रयास किया था कि उनके थ्रू कुछ किया जाए। तब कुछ शर्तें सामने आई थी। अब जो शर्तें रखी है, खासकर मुआवजे वाली, वो शर्त बहुत इसके गले में फंसी हुई है। क्योंकि ये पूर्व राष्ट्रपति पे बार बार आरोप लगाता है कि इतने डॉलर प्लेन भर के ईरान को भेज दिए थे, क्यों भेज हाँ, दिए थे। हाँ, ये हाँ, जो बार बार उस पर कर रहा है, आज यदि उसको कंपेंसेशन देना पड़े तो इसको भी प्लेन भेजना पड़ेगा। तो ये क्यों भेजा, किस लिए भेजा, सवाल ये उठेगा। तो कुल मिलाकर ये वहां फंसा हुआ है। दूसरी बात, यदि ये चाहता है कि ईरान सीज फायर करे, ईरान इनके सामने आ जाए, इसका मेन मकसद यही है कि ये विश्व को बताए कि देखो ईरान मेरे सामने आया और मैंने उसको माफ कर दिया। ईरान को ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई है कि अमेरिका फंस गया है। हम्म, तो ईरान अपनी शर्तें लगातार बढ़ा रहा है। पहले 2 शर्तें, फिर 5 शर्तें, अभी 6 शर्तें, लगातार शर्तें बढ़ा रहा है कि ये भी चाहिए मुझे, ये भी चाहिए मुझे, वो भी चाहिए। और ये युद्ध की कोई अंतिम मतलब निर्णय अभी, यदि ये युद्ध ऐसे ही लड़ा गया तो ये कम से कम 6-7 महीने तो आराम से खींच सकता है ईरान। हम्म, तो ये बात अमेरिकन इंटेलिजेंस को मालूम है, ये बात सभी को पता है। अमेरिकन इंटेलिजेंस ने पहले भी फीडबैक दिया था कि ये ईरान कोई थ्रेट नहीं है और हम युद्ध ईरान से ना करें तो अच्छा है। ये भी रिपोर्ट छपी है वहाँ की खुफिया एजेंसी की। उसके बाद लगातार जब पार्लियामेंटेरियन के सामने, यानी कांग्रेस के जो मेंबर्स हैं उनके सामने जब पेशी हुई, तो आपने देखा कि कैसा तुलसी गेबार्ड की पसीने छूट गए, और वो नहीं बता पाई कि मैंने जो बोला था थ्रेट नहीं है, अब थ्रेट कैसी है। फिर अल्टीमेटली उसने बोल दिया कि भैया ये हमारे सुप्रीम कमांडर है ट्रम्प साहब, उन्होंने तय कर लिया, हम क्या कर सकते हैं। अब उन्होंने सोच समझ के तय किया होगा, अमेरिका के अच्छा के लिए तय किया होगा। तो उनने किसके कहने पर तय किया, इनके कहने पर तय किया। ये सब एक दूसरे का नाम ले रहे हैं। बेसिकली ये युद्ध में खींचा गया इसराइल द्वारा। इसराइल को भी लग रहा था कि अमेरिका और हम दोनों मिलकर ईरान को खत्म कर देंगे, लेकिन अब वो गले पड़ने वाली बात हो गई। रही बात पूरे विश्व का, तेल संकट लगातार बढ़ रहा है, हम्म, ठीक है। तो उसके वजह से सब दूर हाहाकार है। ट्रंप कितनी भी धमकियां दे, कितना भी बोले, कितना भी नए नए समुद्री बेड़े झोंक दे ईरान के सामने, लेकिन हार्मुज नहीं खुल पा रहा है। हार्मोज खुलवाने के लिए किसी भी देश की नेवी कोई हिम्मत नहीं कर पा रही। ये हमारे यहाँ जो चीयर लीडर, जो एंकर और एंकर ने यहाँ चिल्ला रहे थे ना कि भारत ने नेवी भेज दी, वो तो बेचारे वो हार्मोज के बाहर खड़े हैं भारतीय जहाज। या हार्मोज से जो भारत का जहाज निकलेगा वो कम से कम सुरक्षित पहुंच जाए, यहाँ तक सुरक्षित पहुंच जाए, इसके लिए। अब जब हार्मोज से भारत की जहाज को, 2 टैंकर को निकाल नहीं दिया उन्होंने, तो ईरान उसको क्यों हमला करेगा। ये तो निकल नहीं देता। तो ये, लेकिन ये एक सेफ्टी गार्ड, और ये हमारी प्रधानमंत्री की जय जयकार करने के लिए कि हमारे जहाज ने कब्जा लिया हार्मोज का। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि बस ईरान के हाथ से हार्मोज भारत ने खिसक लिया, लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ। दूसरी बात, पूरा कॉर्पोरेट सेक्टर जो फंडर है, खासकर रिपब्लिकन पार्टी का, वो पूरी तरह से प्रेशराइज्ड है, क्योंकि उनके सबके इन्वेस्टमेंट मिडिल ईस्ट में बहुत हेवी है, और वो इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं अब संकट में दिख रहे हैं। शेयर मार्केट पूरे विश्व के क्रैश हो रहे हैं, ठीक है। मतलब ऐसा कोई इकोनॉमी का पैरामीटर नहीं है जो कहे कि इस पैरामीटर में कम से कम हम आगे जा रहे हैं। क्या पूरा विश्व मंदी के खाई में घुसने जाएगा। इसके पहले मंदी के 2 दौर इस विश्व ने देखे, और बहुत बुरी तरह से देखे। यूरोप के कई देश बैंकरप्ट हुए हैं इसमें। क्या वो 2 दौर वापस मात्र ईरान, इसराइल और अमेरिका के युद्ध से आएगा। तो सभी लोग कॉशियस है, सभी लोग प्रेशराइज कर रहे हैं। अमेरिका में उसके अंदर जो अपनी पॉपुलैरिटी का रेटिंग है वो एकदम लोएस्ट पे है। कोई लोग युद्ध नहीं चाहते।
अमेरिका मार भी खा रहा है, अमेरिका की जो इज्जत थी वो भी मिट्टी में मिल रही है। अमेरिका जो एक सुपर पावर था उस पे भी ग्रहण लग चुका है और फाइनेंशियल बहुत क्राइसिस है। तेल की कीमतें बढ़ती है तो अमेरिका में भी उसकी हिट पहुंचती है। ये सारी जो बातें हैं ये पूरी ट्रंप के खिलाफ जा रही है। इसलिए ट्रंप चाहते हैं कि कोई एक अच्छा निगोशिएबल, मतलब ये बात होगी आशीष, यदि ट्रंप को ईरान ने बोल दिया ना कि चलो हमने आपको माफ कर दिया तो ट्रंप भगलेगा वहां से। ये सब कहने की बात है कि आप हिजबुल्लाह को और हमास को नहीं दोगे और इसको नहीं दोगे, ये सिर्फ बोलने के लिए पब्लिक परसेप्शन पे है। जैसा पब्लिक परसेप्शन पे वो बोलता है कि ईरान में अब कोई टारगेट बचे ही नहीं हमारे लिए, सब खत्म है, ईरान खत्म हो गया, आप किस पर मिसाइल दागे। ये उसका स्टेटमेंट बहुत मूर्खतापूर्ण स्टेटमेंट है। सबको मालूम है ईरान से ही सब रोज हिट हो रहा है और उसके बाद पूछ रहे हो कि ईरान में टारगेट कहाँ है अभी। तो ये इसका वक्तव्य जो है, इसका फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है कि अब ये निकलना चाहता है। मैं वाकई कहता हूँ ईरान ने यदि इतना भी कह दिया चलो माफ कर दिया तुमको, निकल जाओ यहाँ से, तो निकल जाएगा ही तुरंत। लेकिन जाने के पहले बड़बोलापन बताना कि मैंने ईरान को ये बोला और उन्हें एग्री कर लिया इसलिए हम निकल रहे हैं। ईरान को ये पता है कि इसको माफ करने पे निकल जाएगा और जाके वहां शेखी बगाड़ेगा कि हमने ईरान पे ये बोला और ईरान ने एग्री कर दिया। तो ईरान ने उसके पूरे प्लान को ढुस कर दिया, मतलब उसमें हवा निकाल दी अपनी शर्तें लाद के कि कल तुम बिना हमारे कुछ कहे भी निकल जाओगे तो भी दुनिया ये समझेगी कि तुमने हमारी शर्तें मान ली। शर्तें भी तो और शर्तें ऐसी दे दी है, शर्तें ऐसी दी है आशीष की जो मान नहीं सकता भाई। शर्तें भाई, आपको जब कोई, मैंने बोला ना आपको, आपका गाड़ी बेचनी नहीं है किसी को, और किसी का बहुत दिल आ गया आपकी गाड़ी का, बहुत अच्छी गाड़ी है, रंग अच्छा है, वेल मेंटेन्ड है, बोले भाई साहब कितने में बेचोगे, आप कहोगे कि भाई ये मारुति है स्विफ्ट डिजायर 1.5 करोड़ की बेचूंगा। आप मुझे बताइए 1.5 करोड़ की मर्सिडीज आती है, कौन मारुति स्टीम लेगा, लेकिन आपको नहीं बेचनी तो आपने 1.5 करोड़ बोल दिया। अब प्रॉब्लम फंस गया वो, या तो 1.5 करोड़ देके गाड़ी ले जाए या फिर गाड़ी बोले कि मेरे को लेनी नहीं है, तो फिर पूछा काहे को। तो ऐसा ईरान ने शर्तें लाद दी जो नेक्स्ट इम्पॉसिबल है अमेरिका को मानने की। शर्तें दिखाते हैं जो ऐसे में हिजबुल्लाह जैसी ये बातें शर्त हो रही दिखाई, है शर्त ना, दिखाई ताकि दर्शक, हम बार बार शर्तें कह रहे हैं कि दर्शकों को भी क्यूरियोसिटी होगी कि शर्तें क्या है। और जबरदस्त हैं जो ये बोल रहे हैं उसी को फंसाने वाली शर्तें हैं। भैया अगली जरा हेडलाइन लाइए, हेडलाइन। मिडिल ईस्ट में कब खत्म होगी जंग, ईरान ने अमेरिका से युद्ध खत्म करने को रख दी 6 शर्तें। अब 6 शर्तें हम यहां से नहीं दिखाएंगे, हम सीधा आपको वहीं की रिपोर्ट दिखाएंगे, क्लैश रिपोर्ट से। देखिए जो है 6 शर्तें क्या हैं, लाइए भैया ट्वीट दिखाइए प्रेस टीवी से, प्रेस टीवी जो सरकारी टीवी है उससे देखिए। एन इरानियन ऑफिशियल टू अल मायदीन ऑन द इस्लामिक रिपब्लिक्स कंडीशंस टू एंडिंग द इम्पोज्ड वॉर। पहला देखिए 6 शर्तें क्या क्या है। पहला देखिए, गारंटी दैट द वॉर विल नॉट रिकर, ये गारंटी दीजिए कि युद्ध दोबारा फिर नहीं होगा। क्लोजर ऑफ ऑल यूएस मिलिट्री बेसेज इन वेस्ट एशिया, भाव देखिएगा सेकंड वाला, क्लोजर ऑफ ऑल यूएस मिलिट्री बेसेज इन वेस्ट एशिया, पश्चिम एशिया में अपने सारे अमेरिका के जितने मिलिट्री बेस हैं वो सब बंद किए जाएंगे। ये शर्त, ये तो अमेरिका में इसको एक्सेप्ट करने का मतलब है कि वहां रिजिम चेंज हो जाएगा और 24 घंटे नहीं सरवाइव कर पाएगा। ये मिलिट्री बेस 1945 के बाद यही ताकत अर्जित की है अमेरिका ने, लेकिन कह रहा है ये शर्त क्या रखा है सीधा बिना घुमाए फिराए कि पश्चिम एशिया के सारे मिलिट्री बेस बंद करेगा यूएस। तीसरा, फुल रिपेरेशन ऑफ ईरान बाय द यूएस एंड इजराइल, जितना रिपेरेशन है, पुनर्निर्माण है, मतलब ईरान में जितनी भी तबाही हुई है उसका पुनर्निर्माण इजराइल और अमेरिका करेंगे, सारा खर्च वहन करेंगे, पूरा पैसा। ये शर्त पहले वाली है, रिपीट है, पहली और तीसरी रिपीट है, बीच वाली बिल्कुल नई शर्त है। अब आइए अगले पेज पर, अगला वाला ट्वीट लाइए, वो 3 थे, 3 यहां देखिए। An end by the US and Israel to all regional wars, including against all Iran aligned groups, यानी अमेरिका और इजराइल जितने क्षेत्रीय युद्ध हैं सबको खत्म करेंगे, सारे क्षेत्रीय युद्ध खत्म करना, इंक्लूडिंग ऑल ईरान अलाइंड ग्रुप्स।
यानी हिजबुल्ला के साथ युद्ध खत्म करोगे, हमास के साथ युद्ध खत्म करोगे, हूती के साथ युद्ध खत्म करोगे, जितने क्षेत्रीय युद्ध हैं सारे खत्म करोगे। लेबनान में जो है इन्वेजन है उसको रोक दोगे, पीछे लेबनान से पीछे हटोगे, लेबनान में जो घुस रहे हो वहां पीछे हटोगे। हमास से युद्ध बंद करने का मतलब है वहां पे गाजा छोड़ करके भागोगे। ये शर्त देखिए, दूसरा नंबर आपने देखा था, अब चौथा नंबर देखिए। वो कह रहा था कि हमास हिजबुल्ला को पैसा देना बंद करो, ये कह रहा है हमास हिजबुल्ला से युद्ध तुम बंद करो, हमास हिजबुल्ला राज करेंगे। पांचवें नंबर पे देखिए, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए न्यू लीगल सिस्टम ओवर द स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर एक नया पूरा लीगल सिस्टम इंप्लीमेंट होगा। और छठा, हैंडलिंग ओवर एलिमेंट्स ऑफ होस्टाइल मीडिया टू ईरान। ये जितना विद्रोही विरोधी मीडिया है वो ऐसे जो भी एलिमेंट हैं उनको हैंडओवर करोगे ईरान को। चलिए, ये 6 शर्त है। देखिए भाऊ, एक एक शर्त अपने आप में एक एक लोग के बराबर है। एक लोग, एक भी शर्त इजराइल और अमेरिका की मानने लायक नहीं है, एक भी नहीं है। होस्टाइल मीडिया कौन है भाई? ये नाम देंगे, ये पत्रकार हमको दो, जो बेचारे अमेरिका की जय जयकार कर रहे थे, अमेरिका का प्रोपेगेंडा कर रहे थे और ईरान को राक्षस बता रहे थे, शैतान बता रहे थे। और बताओ उसमें 2-4 नाम अपने भारत के मीडिया के भी गए तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा फिर तो। ये ना मांग ले यहाँ से। हमारे एंकर और एंकरनिया क्या करेंगे ईरान में? बुर्का पहन के, मतलब बुर्का पहन कर कैसा घूमना पड़ेगा? मैं तो सोच आखिरी चरण सोचने के बाद, पढ़ने के बाद मैं हंसा। मुझे कई ऐसे इंडियन मीडिया के चेहरे दिखे जो ईरान बंदी बनाए गए। मतलब एक एक शब्द देखिए ना, एक एक शब्द, खासकर ये 2 नंबर। भाई साहब देखो, जो आतंकी गुट है, अतिरेकी गुट है, उनके खिलाफ युद्ध बंद करो। मतलब आप हूती को लीगलाइज करो, मान्यता दो, तभी तो युद्ध बंद होगा। हमास को मान्यता दो, हिजबुल को मान्यता दो इनडायरेक्टली। पूरे एशिया से, वेस्ट एशिया से यदि आप अपने वो उठा देंगे, तो मिलिट्री बेस उठा देंगे, तो फिर बाकी जिन देशों के साथ आपने इतना इन्वेस्टमेंट किया है, उस देश की सुरक्षा का जिम्मा किस पे होगा? क्योंकि अमेरिका का बेस होते हुए भी वो सुरक्षित नहीं है। और अमेरिका का बेस जाने के बाद तो पाकिस्तान जैसे देश भी उनको 2 जूते मार के आ जाएंगे वापस, और पाकिस्तान को भी फिरौती देनी पड़ेगी बेचारों को जिंदा रहने के लिए। नहीं, उसमें अमेरिका का कितना सामरिक रूप से अमेरिका कितना विश्व में कमजोर हो जाएगा। ये वेस्ट एशिया में उनको सुरक्षा देने के लिए थोड़ा बेस बनाया था, वो बनाया था भाई बेसिकली चाइना और रशिया पे चेक रखने के लिए। हाँ। रूस, चाइना और नॉर्थ कोरिया, इसके ऊपर एक वचक रहे, क्योंकि पीछे के साइड पे उनके पास जापान ऑलरेडी है, जो जापान का ही कभी कभी यूज करते हैं, जैसे इस बार किया है। लेकिन फ्रंट पे यदि ये बेस नहीं हो तो उनको सीधा फिर यूरोप में आना पड़ेगा, यूके और वो यूरोपियन यूनियन पे ही, या यूरोप या नाटो पे आपको डिपेंड रहना पड़ेगा टोटली। ये नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। शर्तें ही ऐसी रखो कि ये बातचीत ही बंद हो जाए। तो इन शर्तों से ये बात तो तय हुई कि ईरान किसी हालत में सीज फायर को तैयार नहीं है, किसी हालत में। ये मान लो तो तैयार है, ये शर्तें मान लो तो तैयार है। अब देखिए, इन एक तरफ की स्थिति, अब दोनों तरफ की स्थिति देखना है। एक तरफ ये बातचीत करने के लिए व्याकुल हैं, उतावले हैं, दूसरी तरफ ईरान, अब ईरान थमने और रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और भैया अगला जरा लाइए तो, पहले सुनिए सुनाइए फिर। ये देखिए क्लैश रिपोर्ट, इसको भी बड़े गौर से देखना और समझने की जरूरत है कि क्या दिक्कतें हैं ट्रंप के सामने। ट्रंप के सामने एक दिक्कत नहीं है, ट्रंप केवल ईरान में नहीं फंसा, अब वो अमेरिका में फंस चुका है। ये क्लैश रिपोर्ट लिखता है, और ये क्लैश रिपोर्ट नहीं है, ये हाफ पोस्ट के हवाले से उसने किया है। ईरान संघर्ष में तैनात अमेरिकी सैनिक तनाव, सुरक्षा संबंधी चिंताओं और अस्पष्ट लक्ष्यों का हवाला देते हुए
तेजी से असहज महसूस कर रहे हैं। ये वेस्टर्न रिपोर्ट है कि ईरान के संघर्ष में अब अमेरिकी सैनिक तनाव, सुरक्षा संबंधी चिंता और अस्पष्ट लक्ष्यों का हवाला देते हुए असहज महसूस कर रहे हैं। कुछ लोग योजना की कमी का हवाला देते हैं। वहीं एक अधिकारी ने चेतावनी दी है कि जमीनी अभियान एक पूर्ण आपदा साबित होगी। पूर्ण आपदा। कई सैनिक युद्ध के उद्देश्य पर सवाल उठा रहे हैं। कुछ का कहना है कि हम इजराइल के लिए मरना नहीं चाहते, हम राजनीतिक मोहरे नहीं बनना चाहते। राजनीतिक मोहरे नहीं बनेंगे, हम इजराइल की नहीं, हम अमेरिका की रक्षा की शपथ लेते हैं अमेरिका के लिए। आप हटा दीजिए। कल हमने एक कार्यक्रम में एक अमेरिकी सार्जेंट का वीडियो दिखाया था। अमेरिकी सार्जेंट का वीडियो ये था कि उसने 20 साल से सर्विंग है। इस कार्यक्रम के अंत में अगर हो पाएगा तो मैं दिखवा भी दूंगा, नहीं तो कल के कार्यक्रम में अमेरिकी सार्जेंट की बाइट लगी हुई है। उसने खुद बयान बताया, कैमरे पर अपना वीडियो जारी किया कि 20 साल से सर्विंग हूं। मैंने इजराइल पर एक पोस्ट किया था कि इजराइल जो है नरसंहार कर रहा है, ऐसी पोस्ट थी। मुझे एक ऑफिस से बुलाया गया अमेरिका में। मैं गया, वहां ऑफिसर ने मुझसे कहा कि आप एंटी नेशनल एक्टिविटी में शामिल। मैंने कहा कैसे, आपके पास क्या सबूत है, दिखाइए। कहा वो हम नहीं दिखा सकते हैं। उसके बाद वो सार्जेंट उस दिन उसको कहा कि आप पर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है, आज से अब इन्वेस्टिगेशन में आपको शामिल होगा। उस दिन भेज दिया गया। अगले दिन जब वो गया तो जब फिर आई बात सबूत की, तो उस ऑफिस में ऑफिसर्स ने उस सार्जेंट को जो पोस्ट उसने किया था इजराइल पर, वो दिखाया कि ये पोस्ट है। तो उसके बाद, हालांकि होना कुछ नहीं, अमेरिका है, उस सार्जेंट का कुछ नहीं कर पाएंगे, वहां पे सिस्टम इतना वो है। उसने कहा, वहां पर कहा कि हमने अमेरिका के लिए शपथ ली है, हम अमेरिका के खिलाफ कुछ कहेंगे तब हमारी एंटी नेशनल एक्टिविटी होगी। क्या इजराइल और अमेरिका का विलय हो चुका है क्या एक में? उन अफसरों को पसीना छूट गया जो इन्वेस्टिगेशन, वो ऐसे ही रहे होंगे। कुछ वहां पर भी मागा के चक्कर में कुछ वहां भी अंधभक्त बना दिया है, अफसरशाही हाँ, में, हाँ, आर्मी में। बिल्कुल। तो वो रहे होंगे। ये हालात बताते हैं उसका एग्जाम्पल। दूसरा, यूएसएस गेराल्ड पर लगी आग की जो जांच चल रही है, व्हाइट हाउस ने उस जांच को इनिशिएट किया कि आग भी सैनिकों ने ही लगाई। वो सेकंड, इनको जोड़िएगा कड़ियों को। और तीसरा, ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट, हाफ पोस्ट की रिपोर्ट, या हाफ पोस्ट की रिपोर्ट, ये तीनों मिलाकर के ये अलग एक कार्यक्रम के बराबर ये कंटेंट है। ये तीनों अमेरिकी सेना में विद्रोह की आशंका पैदा कर रहे हैं भाऊ। क्या यह भी एक ट्रंप के लिए बहुत बड़ा आशीष, अलर्ट है? बहुत बड़ा। आ- आपको याद होगा 2 दिन पहले या कल एक प्रोग्राम में जिक्र करते हुए हमने कहा कि एक युद्ध पोत पे जो 30 घंटे की आग लगी थी, बताया हाँ, जाता हाँ। है, जो अंदरूनी रिपोर्ट थी, कुछ ऐसे ही वेबसाइट्स और जो युद्धों को बहुत अच्छी तरह से मॉनिटरिंग करते हैं, उनने कहा कि ये जो आग थी, शायद उन लोगों ने खुद ही लगाई थी कि वो चाहते थे कि ये जहाज अमेरिका वापस जाए। हम्म, सैन्यों में बहुत अनरेस्ट है, हम्म, क्योंकि ये जो वॉरफेयर का जो नया सिस्टम है, ये युद्ध 3, 4, 5, 6 दिन का होता है। 10 दिन का युद्ध बहुत बड़ा माना जाता है। हम्म, जब युद्ध 1 महीने और युद्ध निरंतर काल के लिए चलने वाला दिखाई दे, और ईरान की सिस्टम ही यह है कि पूरा ईरान लंबा युद्ध खींचता है। हम्म, तो अब जो लोग समुद्र में बैठे हैं, जो जहाजों पे बैठे हैं, अब उनका जो बांध है सब्र का, वो टूट चुका है। हम्म, अब उन्हें लगता है कि हम यहाँ खड़े हैं, मिसाइल आके हिट कर रही है, बेवजह मर रहे हैं, इजराइल ने युद्ध में हमको खींचा है, हमको यही पता नहीं कि हमको करना क्या है। हमको क्या ईरान को कब्जा करना है? हमको ईरान पूर्ण रूप से खत्म करना है? मतलब उनको ये पता है कि हमको इजराइल के साथ लड़ना है, मतलब इजराइल के लिए लड़ना है। अब उस बात को लेके सैन्य जो ह्यूमन रिसोर्स जिसको हम कहते हैं, जो अधिकारी है सैन्य, उनमें बहस हो रही है, लोग नहीं सुन रहे हैं, छोटी छोटी बात पे इरिटेशन हो रहे हैं, छोटी छोटी बात पे झगड़े हो रहे हैं। हम्म, एक बड़े जहाज पे टॉयलेट्स ब्लॉक हो गई थी कुछ, हाँ, तो टॉयलेट्स की कमी पड़ गई थी, उसमें गोली चल गई टॉयलेट जाने पे।
टॉयलेट जाने पे गोली तभी चलती है जब लोग मानसिक रूप से विक्षिप्तता की तरफ जाते हैं। और ये कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रॉब्लम अमेरिकन आर्मी जूझ रही है। शहादत हो रही है भाई लोगों की, लोग मर रहे हैं, बेवजह मर रहे हैं। आप शिप पे खड़े हैं, शिप आके हिट हो रहा है, आप लोग मर रहे हैं। आप प्लेन में सॉर्टी कर रहे हैं, आप लोग मर रहे हैं। आप ईरान के 1000 लोग मार रहे हैं, उससे इन सैनिकों को क्या है? उनको अपने साथी मरने का ज्यादा दुख है। ये पहला वॉर है भाऊ, अमेरिका युद्ध जहां लड़ने मोटिव का ही पता आती नहीं है है, जहां मोटिव नहीं भाई। पता है। अमेरिका मोटिव देखिए, मोटिव क्या था पहले कि ईरान को परमाणु हथियार से लेस नहीं होने देना है, हाँ, यही मोटिव हाँ, था ना। हाँ। अब ये कहते हैं कि वो मोटिव खत्म हो गया, ईरान के सब लीडरशिप मार दी, ईरान की आर्मी खत्म हो गई, एयरफोर्स खत्म हो गया, रिजिम चेंज जहाज खत्म हो पूरी गए, सब हो गया। अब हमको यहां से, अरे तो फिर तो हमको लाई क्यों? जब मकसद खत्म हो गया तो वापस चलो। समुद्र में खड़े मरने के लिए छोड़ दिया। तुम तो व्हाइट हाउस में बैठे रहते हो बंकरों में। इन मंत्रियों के घर के ऊपर ड्रोन आ गए तो तुरंत सेफ जगह पे शिफ्ट हो गए और उनको मरने के लिए छोड़ दिया परदेसी भूमि पर। किसके लिए, ये नहीं समझ में आ रहा है उनको। कल ईरान ने फिर अमेरिका के साथ क्या किया? वो बार बार कहता है कि अमेरिका के जनता के साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं, अमेरिका हमारा दुश्मन है ही नहीं। लेकिन अमेरिका क्यों हमारे दुश्मन को साथ दे रहा है? कोई कल फिर F-15 लाया, कल शाम में F-15 ईगल। दूसरी बात क्या होता है F-15 आशीष, आर्मी जो है जब युद्ध लड़ती है तो उसका एक इंटेलिजेंस सिस्टम होता है। आर्मी पूर्ण रूप से पूरी ताकत से आगे बढ़ती है क्योंकि उसको मालूम है कि उसको प्रोटेक्टिव एक कवर है। उन्हें पता है कि उनको इंफॉर्मेशन मिल रही है, उन्हें पता है 2 मिनट में एयर कवर मिल जाएगा, उन्हें पता है हमको जरूरत पड़ी तो हमको पीछे से ह्यूमन रिसोर्स सप्लाई होगा। यहाँ पे आर्मी को, मतलब जो डिप्लॉयड फाइटर्स है, जो सैन्य है, उनको ये पता ही नहीं कि ईरान में क्या है। डोनाल्ड ट्रंप की माने तो ईरान खत्म हो गया है, ईरान खत्म हो गया तो ये ड्रोन्स कहां से आ रहे हैं, ये मिसाइल कहां से आ रही है? और ईरान खत्म नहीं हुआ है तो फिर ईरान का तह कहां तक है, कि हाँ ये कहां तक तह है? अब इसमें बुरी तरह उलझ चुका है अमेरिका। कल शाम में F-15 ईगल गिराया, इसके पहले F-15 गिरे थे तो बताया था कि फ्रेंडली फायर में गिर गया है। F-15 का जो रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड, अमेरिका ही इस ट्रैक रिकॉर्ड को मतलब मुहर लगाता है 104 शून्य का, कि आज तक वो हवा में गया तो कभी हवा में कोई दुश्मन उसको मार नहीं पाया। 3000 किलोमीटर की स्पीड, रडार से युक्त वो विमान कल सरफेस टू एयर मिसाइल से उसको गिरा दिया। पहले उसको जैम किया और फिर गिरा दिया ईरान ने, और ईरान का सब ध्वस्त हो चुका है। वो सरफेस टू एयर मिसाइल से तुम्हारा F-15 गिरा रहा है जो 104 जीरो का स्कोर है जिसका। अजेर, अजेर। F-35 जो किसी भी रडार पे ट्रैक नहीं होता, F-35 किसी भी, तो उन्होंने थर्मल सिस्टम से ट्रैक किया उसको। अब मुझे बताओ, इनके मिसाइल यदि थर्मल पे लॉक करते हैं कि उस हवा में घूमने से जो उष्णता पैदा होती है उसको ट्रैक कर रहे हैं, तो ये तो बहुत भयानक हो गया। आप तो ये टेक्नोलॉजी कहां से उठा के लाएंगे? तो चीन आप से। कौन सा, आप मुझे बताओ कौन सा F-35 कहां सेफ है आपका? चलिए, अब देखिए बातचीत के जुगाड़ में लगे हैं ट्रम्प। जुगाड़ ही है, दामाद जी को जुगाड़ में लगा दिया है कि जाओ जुगाड़ एक और करो। भविष्यवाणी करने की इच्छा हो रही है। अब कुछ दिनों में ये बोलेगा कि मेरी ईरान से बात हो गई है, मेरी सारी शर्तें मान ली और हम वापस जा रहे हैं। ईरान चिल्लाता रहेगा कि हमने नहीं मानी इसकी कुत्ते की शर्त, कोई मतलब गाली देके बोलेगा हमने इसकी शर्त नहीं मानी, हमने बातचीत नहीं करी। ये बोलेगा नहीं नहीं वो झूठ बोल रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मैंने बोल दिया, मैंने मेरी बात सुन ली। उन्हें बोला ठीक है नहीं करेंगे, बस उन्हें मान लिया, अपना वापस आ गए। ये स्थिति में आ गया है। उस दिन के लिए जब आप कह रहे हैं ना, वो दिन आ गया है। मैं चलते चलते खत्म कर रहा था, लेकिन एक कमांडर जो ब्रीफिंग होती है जब सुना दीजिए, ये सुनिएगा आप लोग। सुनाइए भैया, तो सुनाइए तब खत्म करें। Hey Saram, you are fired.
you are familiar with this sentence. Thank you for your attention to this matter. The central headquarters of Khatam al-Anbiya. ये क्या था? ये एहतराम, खिल्ली you are बनाया है। सुनाइए एक बार फिर से, सुनाइए, शुरू सुनाइए, तब क्लियर होगा। Eitaram, you are fired. You are familiar with this sentence. Thank you for your attention to this matter. The central headquarters of Khatam al-Anbiya. ये हालत बना दिया ट्रम्प का। ट्रम्प का सोशल ट्रूथ पे जो बोलता है वो हमेशा थैंक यू फॉर योर थैंक यू फॉर योर अटेंशन ऑन दिस मैटर, हे यू आर फायर्ड। वो बीच में इंग्लिश को सेंटेंस बोल करके हे ट्रम्प, इसने कहा ट्रम्प को, हे ट्रम्प यू आर फायर्ड, थैंक यू फॉर योर अटेंशन ऑन दिस मैटर। ये हालत बना दिया है। वो ट्रम्प जिसको लगता है कि उसके रौद्र रूप से दुनिया हिलती है, कांपती है, ईरान में इतने भीषण जंग के बीच वो हाथ से जो है मजाक का पात्र बना हुआ है। इससे ज्यादा अमेरिका का ये तीसरी बार ये व्यंग हमने तीसरा व्यंग है। ये पहला व्यंग हमने सुना था कि आप अभी बहुत सारे ऐसे अमेरिका से खबरें सुनेंगे जहां फ्रेंडली फायर और टेक्निकल ग्लिच से उनके प्लेन गिरेंगे। दूसरा था कि आपको ग्रीनलैंड यदि बचा नहीं सकते तो आपको ठेका दे दीजिए, आपका ग्रीनलैंड हम बचाएंगे ईरान अमेरिका से। और ये तीसरा है मिस्टर ट्रम्प यू आर फायर्ड, थैंक यू फॉर योर अटेंशन। ये ट्रम्प की स्थिति समझिए कि ये ईरान में एक मजाक का विषय बना हुआ है। लोग ऐसे में सोचते हैं कि वो दहशत का पर्याय है, दहशत का पर्याय, ये मजाक का पर्याय है। पूरे विश्व में मजाक का विषय बन रहा है और अब अमेरिकन को शर्म आ रही है इसके प्रेसिडेंट राष्ट्रपति होने पर। चलिए इजाजत दीजिए हमें, इजाजत दीजिए, फिर आते हैं अपडेट्स लेकर के अगले कार्यक्रम में। धन्यवाद बाबू, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।